शुभ शुभ बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो, रुद्रा की मां ने कहा। सॉरी आंटी जी, पीयूष ने कहा। आज कौन सा दिन है? आयशा ने कहा। शनिवार, समीर ने जवाब दिया। स्वाति अंदर जा और अंदर से सरसों का तेल लेकर आ, आयशा ने कहा। जी मां, अभी लेकर आई, स्वाति ने रसोई घर में जाते हुए कहा। सरसों का तेल पर क्यों? रुद्र की चाची इससे क्या करेंगी? पीयूष ने धीरे से समीर के कानों में कहा। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है आज हम कुछ नया जादू टोना सीखने वाले हैं, रुद्र की चाची से, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है, पीयूष ने कहा। स्वाति एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, ये लो माँ। आयशा सरसों के तेल की कटोरी को अपने हाथों में लेती है और हवेली के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सभी लोग आयशा के पीछे जाने लगते हैं। ये रुद्र की चाची करने क्या वाली है? अनन्या ने धीरे से कहा। पता नहीं यार, तन्वी ने धीरे से जवाब दिया। आयशा धीरे धीरे सरसों के तेल से हवेली के दरवाजे की दहलीज पर एक लकीर खींच देती है। ये रुद्र की चाची क्या कर रही हैं? पीयूष ने धीरे से कहा। पागल, ये सरसों के तेल की दहलीज रक्षम रेखा खींच रही हैं, अर्जुन ने कहा। दहलीज रक्षम रेखा मतलब? समीर ने पूछा। मतलब ये कि जैसे लक्ष्मण रेखा होती है वैसी दहलीज रक्षम रेखा होती है। सरसों के तेल से घर के दरवाजे की दहलीज पर रेखा बनाई जाती है जिससे नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, अर्जुन ने कहा। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, पुराने जमाने में बहुत से लोग अपने घरों की रक्षा के लिए यही किया करते थे। अच्छा, पर इसमें सरसों के तेल का ही यूज करना जरूरी है क्या? अनन्या ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है और पुराणों में एक कथा है कि रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था और जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते वहां पर पहुंचे थे तो शनिदेव को कैद से मुक्ति कराने के दौरान शनिदेव बहुत दूर छिटक कर गिर गए थे, जिस कारण उन्हें काफी सारी चोटें आई थीं। इन घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने शनि महाराज के पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाया था। सरसों का तेल शरीर पर लगाते ही शनिदेव के सारे घाव जल ठीक हो गए थे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सरसों के तेल से दरवाजे पर लकीर बनाने से शनिदेव स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाने से वो प्रसन्न भी होते हैं। अर्जुन ठीक कह रहा है, आयशा ने कहा। आयशा हवेली के दोनों दरवाजों पर सरसों के तेल से लकीर खींच देती है। माखनलाल 3-4 पुलिस वालों के साथ गोंदिया के गणेश मंदिर के पास था। माखनलाल अपने साथियों के साथ गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों के पास जाता है। वहां पर 3-4 भिखारी बैठे हुए थे, जिनमें से किसी का हाथ टूटा था तो किसी का पैर तो किसी की आंख। माखनलाल उनमें से एक भिखारी जिसका हाथ टूटा हुआ था और उस पर प्लास्टर लगा हुआ था, उसको मरे हुए भिखारी की फोटो दिखाते हुए पूछता है, ये इस भिखारी को कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, हमने तो इसे कहीं नहीं देखा। कुछ दान दक्षिणा देनी है क्या इसे? अरे नहीं रे साहब, गरीब के पेट पर क्यों लात मारते हो? हमें ही दे दो ना जो उसे देना था। भगवान की कसम, जितनी दुआएं वो नहीं देगा उससे ज्यादा हम देंगे आपको। ये कैसे हो रहे तुम लोग? जिस भगवान के नाम पर भीख मांगते हो उसी की कसम खाते हो पैसे के लिए। साहब क्या करें, अब यही तो हमारी रोजी रोटी है। ये भिखारी अगर जिंदा होता तो इसे हवालात में बंद करते, तुझे क्या करूं उसकी जगह? नहीं साहब, गलती हो गई, भिखारी ने घबराते हुए कहा। चल ये सब छोड़, ये बता, इससे पहले कहीं देखा है क्या तूने इसे? नहीं साहब, कभी नहीं देखा, और ये तो मुझे इस एरिया का भी नहीं दिखता। हमारे एरिया में जितने भिखारी हैं हर किसी का कोई ना कोई बॉडी का पार्ट खराब ही है, और ये तो बूढ़ा भी लगता है, ये यहाँ का हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। माखनलाल गोंदिया जिले के हर मंदिर मस्जिद में उस भिखारी की फोटो लेकर घूम रहा था ताकि उसे उसके बारे में कुछ पता चल जाए। बहुत घूमने के कारण माखनलाल थक जाता है और थक कर एक गन्ने की रस की दुकान पर रुक जाता है। अरे 4 गिलास गन्ने का रस कर देना, माखनलाल ने गन्ने की रस वाली दुकानदार से कहा। यार ये साहब भी ना बड़े अजीब हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं कि हमारे भारत में जितने कॉलेज और अस्पताल नहीं होंगे उससे ज्यादा तो मंदिर मस्जिद होंगे। अब कहां कहां पर ढूंढे इस भिखारी को? माखनलाल ने कहा। मुझे क्या लगता है माखनलाल जी, इसकी लाश हमें बलमा टोला के तालाब से मिली है। हो सकता है कि ये दास गांव, साड़ी टोला या फिर देवरी के पास के किसी मंदिर मस्जिद का हो, एक पुलिस वाले ने कहा। हाँ ये हो सकता है साहब। गन्ने का रस, दुकानदार ने गन्ने का रस देते हुए कहा। माखनलाल गन्ने के रस के गिलास उठा लेता है। एक काम करो, पहले तुम साड़ी टोला ले लो और फिर उसके बाद हम देवरी में इसका पता लगाते हैं, माखनलाल ने गन्ने का रस पीते हुए कहा। शाम 5 बजे अनन्या, पीयूष और समीर हवेली के छत पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार तुम्हें क्या लगता है, क्या इस गांव में सच में कोई आत्मा है? पीयूष ने कहा। यार मुझे तो लगता है गांव में सभी लोगों को कोई मानसिक बीमारी है, सबके अंदर बस डर बसा हुआ है, समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी यही लगता है, पर फिर भी कुछ अजीब तो है इस गांव में। देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, अनन्या ने कहा। यार ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, समीर ने कहा। हाँ पर इतना इत्तेफाक, पहले शादी के मंडप से गौरी का गायब हो जाना, फिर उसके पते पर उसका घर नहीं मिलना, बल्कि 6 नींबू मिलना, और वो भिखारी का कैमरा चुराना, कैमरे की फोटो डिलीट करके कैमरा में वापस करना, वो भी मेघ के दरवाजे पर, और फिर उस भिखारी की अजीब तरीके से जंगल के पास वाले तालाब में मौत। यार उस तालाब के अंदर तो मुझे भी सच में लगता है कि कुछ है।
उस दिन जब हम वहां नहाने गए थे तो उसने भी मेरा पैर पकड़ लिया था, पीयूष ने कहा। लेफ्ट पकड़ा था या राइट? अनन्या ने धीरे से पूछा। पीयूष सोचते हुए बोला, लेफ्ट पकड़ा था शायद। तो उसे लेग पीस ज्यादा पसंद होगा, अनन्या ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना बस हर वक्त मजाक ही सोचता है तुम्हें, पीयूष ने चिढ़ते हुए कहा। यार ये सब छोड़ो, तुम्हें नहीं लगता रुद्र और अर्जुन को सब्जी लेने मार्केट गए हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई है? समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी लगता है, पर क्या कर सकते हैं, गप्पे लड़ा रहे होंगे या फिर बाजार में लड़कियां ताक रहे होंगे, अनन्या ने कहा। वैसे तन्वी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही जब से, पीयूष ने कहा। नीचे है, रुद्र की माँ के पास बैठी हुई है, अनन्या ने कहा। इसका सही है, अभी से सासू माँ को खुश कर रही है। वैसे यदि गौरी नहीं मिली तो इसी को दुल्हन बनाना है रुद्र की, पीयूष ने हंसते हुए कहा। पीयूष की बात सुनकर अनन्या और समीर भी हंसने लगते हैं। संतोष अपने कमरे में पलंग पर बैठा हुआ था। वो अकेले बैठे हुए ना जाने क्या सोचे जा रहा था। सोचते सोचते पसीने से पूरी तरह भीग जाता है और वो सोचने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आयशा उसके लिए गिलास में पानी लेकर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। स्वाति के पापा पानी, आयशा ने पानी का गिलास संतोष को देते हुए कहा। आयशा तुम्हें रुद्र और उसके दोस्तों के सामने वो सोनोग्राफी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम वो बात काटकर भी उन्हें सच्चाई बता सकती थी। अब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में, संतोष ने पानी का गिलास उड़ाते हुए कहा। पर स्वाति के पापा एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था ना। पर वह क्या, स्वाति के पापा, लड़की के लालच में हमने क्या क्या पाप किए हैं, एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। संतोष आयशा की बात का कुछ जवाब नहीं देता, वो चुपचाप पानी पीने लगता है। अभी तो बहुत से राज पर्दा उठने बाकी हैं। स्वाति के पापा इस हवेली के लोगों ने क्या क्या पाप किए हैं और उनकी पीढ़ी ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब उन्हें भी तो पता चलेगा एक ना एक दिन। हाँ पर तब भी तो देखी जाएगी, अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? आप मेरा तो मुंह बंद करवा दोगे, पर उस चुड़ैल का क्या, स्वाति के पापा जो भटक रही है, उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा, संतोष ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। रुद्र की माँ और तन्वी साथ साथ सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र की माँ कहती है, अरे तन्वी बेटा, मेरी ना दवाई खाने का वक्त हो गया है। मैंने रुद्र को दवाई लाने के लिए बोल दिया था, वो ले भी आया होगा। उसने कहा था उसके कमरे में उसके दरवाजे के अंदर रखी हुई है, क्या तुम वो ला दोगी जब तक मैं दवाई खाने के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ? जी आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तन्वी सीढ़ी चढ़कर रुद्र के रूम की तरफ जाने लगती है। तब वो रुद्र के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। वो रुद्र के टेबल के पास जाती है। रुद्र के टेबल के ऊपर उसकी कुछ किताबें, पेन, पेंसिल और हेडफोन रखे हुए थे। उसी टेबल में नीचे दराज बना हुआ था। तन्वी वो दराज खोलती और रुद्र की माँ की दवाइयां ढूंढने लगती है। दराज के अंदर कुछ पेन व डायरी रखी हुई थी। वो उन्हें ऊपर नीचे हटाती है और कुछ ही देर बाद उसे दवाई मिल जाती है। वो जैसी दवाई उठाती है उसे दवाई के नीचे एक फोटो मिलती है। वो उस फोटो को उठाती है और उसे देखने लगती है। वो फोटो खुद उसकी ही थी जो रुद्र ने अपने मोबाइल से खींची थी जब वो सेकेंड ईयर में थी। उस फोटो पर धूल जमी हुई थी। वो फोटो भोपाल के लेक व्यू की थी। फोटो में तन्वी स्माइल करके खड़ी हुई थी और पीछे बड़ा तालाब था और सनसेट हो रहा था। बड़े तालाब के अंदर पानी के बीचों बीच एक मजार है। वो उस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा था। उस फोटो को देखते देखते तन्वी अतीत की यादों में खो जाती है और उसको याद आता है जब वो और रुद्र कॉलेज के दिनों में अक्सर भोपाल के लेक व्यू घूमने जाया करते थे। भोपाल के लेक व्यू में अक्सर वेलकम टू लेक सिटी के नीचे कपल्स बैठा करते थे, जहां पर आप कितने भी वक्त चले जाओ कपल आपको हमेशा मिल ही जाएंगे। जब भी कोई अपने परिवार के साथ घूमने आया करता था उन्हें उन कपल्स को इग्नोर करके चलना पड़ता था। वेलकम टू द लेक सिटी के आगे बोट क्लब था, जहां पर जो भी अपने परिवार वालों के साथ आते थे वो वहीं पर बैठ जाया करते थे। नाव वाले, बोट वाले हमेशा उनके आगे पीछे घूमते और एक सवारी के 60 रुपए बताते और भाव तोल करने पर एक सवारी के 30 रुपए लगा देते। गांव से या दूसरे शहर से किसी का भी कोई रिश्तेदार आता था तो उस रिश्तेदार को बड़ा तालाब जरूर घुमाता था, क्योंकि यही भोपाल की शान थी। बड़े तालाब के बहते हुए पानी को देखते देखते लोग अपना गम भूल जाया करते थे और खुद अपने ख्वाबों के साथ पानी में बहने लगते थे। क्या कर रहे हो रुद्र, कितनी फोटो खींचोगे मेरी? तन्वी ने अपने हाथ से अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। जब तक मन नहीं भरता, रुद्र ने मोबाइल से तन्वी की फोटो खींचते हुए कहा। और ये मन कब तक भरेगा? पता नहीं, शायद जब तक मोबाइल की मेमोरी नहीं भरती, रुद्र ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ इतनी अच्छी लोकेशन है, सनसेट होने वाला है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, वो देखो सूरज की लालिमा पानी पर गिर रही है और तुम नेचर की फोटो छोड़कर मेरी फोटो खींचने में क्यों लगे हो? क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही मेरा नेचर हो। अच्छा जी, तन्वी ने प्यार से बोला। जी, तुम तो मेरी ऐसी लगातार फोटो खींच रहे हो जैसे मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। अगर कभी हो गई तो? पागल हो रहे हो क्या रुद्र? मैं हर वक्त तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तन्वी, तुम शायद भूल रही हो, परछाई भी अंधेरा होने पर गायब हो जाती है और इंसान को तो अंधेरे में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अंधेरे में ही उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। तुम ना रुद्र कोई ना कोई लॉजिक ढूंढ ही लेते हो मेरी बात को काटने का। वैसे रुद्र, तुम मेरी इतनी सारी फोटो खींचकर क्या करोगे? मेरी फोटो का घर बनाओगे क्या? घर तो नहीं, पर अपने दिल में जरूर बसाऊंगा। पर मैं तो पहले ही तुम्हारे दिल में बसी हूं ना बेवकूफ।
हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी यादों को भी अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं रहा करोगी तो इन फोटो को देखकर हमारी यादें ताजा कर लिया करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी? पता नहीं, पर कुछ नहीं, वैसे भी आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार मिलता किसे है? जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान को स्वयं उनकी राधा नहीं मिली थी, तो तुम किस गारंटी के साथ कह सकती हो इस कलयुग में तुम मुझे मिल जाओगी? इस गारंटी के साथ, क्योंकि मैं डायन हूं और डायन जिसे चाहे उसे अपनी शक्तियों से पा सकती है, तन्वी ने गंभीर होते हुए कहा। तुम सच में डायन हो क्या तन्वी? रुद्र ने धीरे से कहा। हाँ रुद्र, तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं। अरे तभी तो मैंने तुम्हें अपने प्यार के जादू में बांध कर रखा है। जिस दिन ये जादू खत्म हो जाएगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे और मुझसे नफरत करने लगोगे। तन्वी ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसी ही बात है तो ये जादू बरकरार रखना, क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे प्यार के जादू में कैद रह सकता हूँ, पर कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तन्वी रुद्र के कमरे में फोटो देख ही रही थी, तभी वहां पर रुद्र आ जाता है और तन्वी को अपने कमरे में देखकर हैरान हो जाता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रुद्र ने कहा। वो मुझे आंटी जी ने भेजा था उनकी दवाइयां लेने, तन्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो ले ली तुमने? अब मेरे कमरे से जाने की कृपा करोगी? रुद्र ने गुस्से में कहा। तन्वी ने धीरे से अपनी फोटो दराज के अंदर रखते हुए कहा, ले ली, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में आने का, वो तो आंटी जी ने कहा था इसलिए आ गई, और शौक रखना भी मत, समझी? रुद्र ने गुस्से में कहा। तन्वी दवाई टेबल पर से उठाती है और रुद्र के कमरे से जाने लगती है। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था। माखनलाल और उसके साथी अभी तक उस मरे हुए भिखारी के बारे में पता लगा रहे थे। वो लोग देवरी गांव में थे, तभी वहां से एक बूढ़ा निकलता है। माखनलाल उसे रोकते हुए कहता है, अरे दादा, इसको देखा है क्या कहीं? माखनलाल ने भिखारी की फोटो दिखाते हुए कहा। उस बूढ़े ने चश्मा पहना हुआ था। वो अपने चश्मा एक हाथ से ठीक करते हुए कहता है, हाँ देखा तो है, लेकिन ये अपने देवरी की नदी देखी है, उसी के पास चौक है, वहां से थोड़ी दूर बाद ही खेत पड़ता है, वहां पर उसकी झोपड़ी है, वहीं पर रहता है वो। नाम क्या है इसका, पता है आपको? नहीं, नाम तो नहीं पता, पर बड़ा अजीब इंसान है, किसी से बात ही नहीं करता, अगर कोई बात करने भी जाए तो वहीं से भाग जाता था, गुस्सा करके उसे भगा देता था, अपने में ही मस्त मगन रहता था। इसका कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। याद करो कभी किसी और के साथ देखा हो। हमेशा अकेले दिखता था क्या? हमेशा अकेला ही दिखता था, अपनी वो फटी पुरानी शॉल ओढ़े हुए। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। वो बूढ़ा वहां से जाने लगता है और वो 1-2 कदम ही चला था कि फिर पीछे मुड़ता है और माखनलाल से कहता है, हाँ साहब, याद आया, कुछ हफ्ते पहले मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। क्या लड़की? हाँ साहब, जहां पर वो रहता है वहां पर एक नदी है, उस रात में वहां पर टहलने गया था, तब मैंने उसे वहां पर एक लड़की के साथ देखा था। कैसी दिखती थी वो लड़की, कुछ याद है? अंधेरा था, इस वजह से मैं उसकी सूरत नहीं देख पाया, और मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए मुझे इनसे ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। पर हाँ, वो लड़की जवान थी, यही कोई 24 साल की होगी लगभग, गोरा बदन, दुबली पतली, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो उस भिखारी के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि वो भिखारी जितना बदसूरत था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो लड़की थी। क्या? हाँ साहब। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, शुक्रिया तुम्हारी जानकारी देने के लिए। इसमें शुक्रिया किस बात का साहब, आप भी तुम्हारी जान की रक्षा के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, ये तुम्हारा फर्ज है आपकी मदद करना। वैसे आपको क्या काम पड़ गया उस भिखारी से? इसका खून हो गया है। क्या? बूढ़े ने चौंकते हुए कहा। हाँ दादा, पर इस भिखारी को मारकर किसका क्या फायदा होगा, वही तो पता करना है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, भगवान आपको आपके काम में कामयाबी दिलाए। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। माखनलाल अपनी जेब में से फोन निकालता है और अजय को कॉल करता है। हेलो सर। हाँ माखनलाल बोलो। साहब, आप यहाँ देवरी के पास वाली नदी पर आ जाइए, उस भिखारी का पता चल गया है और हो सकता है हमें गौरी भी मिल जाए। जितना मुझे पता चला है, कुछ हफ्ते पहले एक लड़की उस भिखारी के साथ देखी गई है, मुझे लगता है कि वो लड़की गौरी ही होगी। वेरी गुड माखनलाल, वेरी गुड। मैं अभी डॉक्टर माधवी के हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी देर में वहां पर आता हूँ। एक काम करो, तुम बाकी लोगों को गोंदिया के गम्मत जम्मत मार्केट में जाने को कह दो। खबर आ रही है कि वहां पर कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। जब तक तुम वहां पर ठहरो, मैं बस थोड़ी देर में यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ।
पर साहब मैं अकेले यहाँ कैसे? माखनलाल ने घबराते हुए कहा। अरे तुम डर क्यों रहे हो? आधे घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा ना। और पुलिस वाले हो, यदि तुम ही डरोगे तो मुजरिमों को कौन डराएगा? हाँ, एक बात याद रखना, जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंच जाता तब तक तुम उस भिखारी के घर के अंदर कदम मत रखना। हो सकता है कि वहां पर वो मुजरिम हो। तुम मेरा देवरी की नदी के पास इंतजार करना। ठीक है साहब, मैं आपका देवरी की नदी के पास इंतजार करता हूँ। अजय हॉस्पिटल में डॉक्टर माधवी के साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर माधवी ने भिखारी की लाश का पोस्टमार्टम कर दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त डॉक्टर माधवी के हाथों में थी। डॉक्टर माधवी, मुझे जंगल के पास ही जमीन पर कुछ खून की बूंदें बिखरी मिली थीं जो ताजा लग रही थीं, इसलिए मैंने इसे कैरी कर लिया। आप इसका ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिएगा और पता लगाइएगा क्या इसका खून भिखारी के खून से मैच करता है या फिर हाथापाई में मुजरिम को चोट लग गई हो और ये उसका खून हो। ये खून भिखारी के खून से मैच करे या मुजरिम के, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक बात जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात पता चल गई आपको? अक्सर हम पुलिस वाले लोगों को शॉक करते हैं, अब डॉक्टर भी पुलिस वालों को भी शॉक करने लगेंगे क्या? क्या करें, बात ही कुछ ऐसी पता चली है। इस भिखारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी बॉडी पर खरोंच के एक भी निशान नहीं मिले थे। इससे हमें यह पता चलता है कि इस भिखारी की मुजरिम के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई थी। और हाँ, इस भिखारी ने उस मुजरिम को अपने आप को अपनी सहमति से मारने दिया। जब इसकी नाभि काटी जा रही थी तब इसने जरा सा भी विरोध नहीं किया था। क्या पर कोई अपने आप को अपनी मर्जी से कैसे मारने दे सकता है, वो भी इतनी बेरहमी से? सबको अपनी जान प्यारी होती है, क्या इस भिखारी को नहीं थी? पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि इस भिखारी को कुछ नशा, ड्रग्स या कोई इंजेक्शन लगाकर सुला दिया हो और तब ये काम किया गया हो जिससे वो कोई विरोध ना करे। अगर इस भिखारी को कोई सा इंजेक्शन दिया होता या ड्रग्स दिया होता तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर पता चल जाता, पर उसकी बॉडी के अंदर कोई सा ड्रग्स या किसी नशे के अणु नहीं मिले हैं। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। जी हाँ, उसके पेट में सिर्फ बिरयानी मिली है जो उसने पिछली रात खाई होगी। क्या आपको ये पता चला कि भिखारी की नाभि किस हथियार से काटी गई थी? यह और शौक करने वाली बात है, इसे सुनकर आप और उछल पड़ेंगे। जल्दी बताइए डॉक्टर माधवी, पहले मत बुझाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है इसकी नाभि को किसी खंजर से नहीं काटा गया, बल्कि ऐसा लग रहा है मुजरिम ने पहले अपनी उंगलियां उसकी नाभि के अंदर घुसाई और अपनी उंगली से ही उसकी नाभि काटी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? इंसान की उंगली में इतनी ताकत कैसे हो सकती है वो किसी की नाभि काट सके? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अजय, वही बता रही हूँ जो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है। डॉक्टर माधवी की बात सुनकर अजय शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुद्र अपने कमरे में था और खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी खिड़की से हवेली के पीछे वाला जंगल दिखाई दे रहा था। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिस कारण बार बार खिड़की बंद चालू हो रही थी। यार, यहाँ पर अकेले बैठकर क्या सोच रहा है? अर्जुन ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। झूठ मत बोल साले, दोस्त हूं तेरा, बता सकता हूँ कब हंस रहा और कब रो रहा है। चल बता, अब क्या सोच रहा था? यही यार, ये सब क्या हो रहा है? कल रात जब हम दोनों छत पर सिगरेट पी रहे थे तब हमने उस भिखारी को बाड़े में देखा और उसका पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गए, पर उस तालाब के पास नहीं गए, वरना वो मुजरिम को हम पकड़ सकते थे और उस भिखारी की जान बचा सकते थे। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मरने से पहले आखिरी बार हमने उसे देखा था। पर यार, कोई उस भिखारी को क्यों मारना चाहेगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है जो उस मुजरिम को दे सकता हो। हो सकता है जिसने गौरी का किडनैप किया वो भिखारी उस किडनैपर के बारे में कुछ जानता हो और उस रात वो हमारे घर में हमें कुछ बताने आया हो, पर जैसे ही उसे लगा कि उसकी जान को खतरा है वो वहां से चला गया हो। हाँ यार, ये हो सकता है, पर वो किडनैपर उसकी नाभि गायब करके क्या करना चाहता था और हमें क्या दिखाना चाहता था? पता नहीं यार, ये बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। पता नहीं वो मुजरिम कब पकड़ा जाएगा और कब हमें सच्चाई का पता चलेगा। रात के 8 बज रहे थे और माखनलाल देवरी की नदी के पास खड़े होकर अजय के आने का इंतजार कर रहा था। अंधेरा बढ़ने लगा था। अंधेरे के साथ ही माखनलाल का डर भी बढ़ता जा रहा था। नदी के पास ही जंगल था जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे थे। शायद वो जरा भी हिलते थे तो लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माखनलाल को अजय को फोन के लिए बहुत वक्त हो गया था, पर अजय अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो सोचता है साहब को कॉल कर लेना चाहिए। माखनलाल अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और अजय को कॉल करने लगता है, पर अजय का कॉल नहीं लगता। माखनलाल देखता है उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हो गया, जब से तो नेटवर्क था एकदम से गायब हो गया, माखनलाल ने खुद से कहा। माखनलाल अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगता है। माखनलाल को पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढते ढूंढते नदी से दूर चला जाता है और जंगल की तरफ आ पहुंचता है। माखनलाल अपना हाथ ऊंचा करके अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ ही रहा था कि तभी नीचे पड़ी झाड़ी से उसका पैर टकरा जाता है और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण उसके हाथ से एक मोबाइल छूटकर दूर जाकर गिरता है।
अरे ये क्या हो गया, अब इतने अंधेरे में अपना मोबाइल कैसे ढूंढूं? माखनलाल ने खुद से कहा। माखनलाल खड़ा होता है और जमीन पर अपना मोबाइल ढूंढने लग जाता है। जंगल में अंधेरा ज्यादा था, जिस कारण उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मोबाइल कहां पर गिरा था। माखनलाल नीचे बैठता है और झाड़ियों को मिट्टी को हटाते हटाते अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। जमीन की मिट्टी मिली थी, जिस कारण उसके हाथ मिट्टी में भर जाते हैं। माखनलाल अपना मोबाइल ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे लगता है जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। माखनलाल धीरे धीरे पीछे पलटता है और पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। माखनलाल घबरा जाता है और सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद माखनलाल फिर अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। ये मोबाइल यहीं पर तो गिरा था, माखनलाल ने खुद से कहा। माखनलाल अपने हाथों को जमीन पर यहाँ वहां फेरते हुए अपना मोबाइल ढूंढ ही रहा था कि फिर से उसे लगता है जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वो झट से अपना हाथ अपने कंधों पर रखता है और उस हाथ को पकड़ता है जो उसके कंधों पर था। माखनलाल घबरा जाता है और ये सोचकर कि इस घने जंगल में उसके कंधे पर किसका हाथ है, माखनलाल पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। माखनलाल धीरे धीरे अपनी मुंडी पीछे घुमाता है और देखता है। जब वो पीछे पलटता है तो देखता है वहां पर अजय खड़ा था। माखनलाल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, बोला क्यों नहीं रहा है? साहब, अब आपने ही तो मुझे डरा दिया था। वो मेरा मोबाइल वहां पर गिर गया था, उसे ही ढूंढ रहा हूँ जब से। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अजय और माखनलाल मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर में माखनलाल का मोबाइल मिल जाता है। अब चलें उस भिखारी घर, उस मुजरिम को भी तो पकड़ना है, अजय ने कहा। हाँ चलिए साहब। माखनलाल और अजय वापस नदी की ओर जाने लगते हैं। तभी अजय कहता है, तुम्हें क्या लगता है माखनलाल, मुजरिम ने उस भिखारी को क्यों मारा होगा? पता नहीं साहब। मैं बताऊं? हाँ बताइए ना। मुक्ति दिलाने के लिए, अजय ने धीरे से कहा। क्या मुक्ति? पर ये मुक्ति क्या होती है? तुम धीरे धीरे खुद समझ जाओगे माखनलाल की मुक्ति क्या होती है। साहब, ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? चलो ये बताओ माखनलाल, उस पीपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू क्या कर रहे थे? पता नहीं साहब। मैं बताता हूँ। गौरी ने उन 6 नींबू पर काला जादू किया हुआ था। क्या? माखनलाल ने चौंकते हुए कहा। हाँ माखनलाल, गौरी ने सिर्फ 6 नींबू लिए क्योंकि रुद्र के घर में सिर्फ 6 सदस्य हैं और वो उनसे बदला लेना चाहती है। पर किस बात का? यही तो तुम्हें पता करना है माखनलाल। तुम्हें मतलब साहब, आप भी तो मेरे साथ यह पता करेंगे ना? नहीं माखनलाल, मैं तुम्हें बस दिशा दिखाऊंगा, मंजिल तक तुम्हें खुद पहुंचना होगा। पर क्यों साहब? बस ऐसे ही। तुम्हें पता है गौरी एक डायन है। ये क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैं सच बोल रहा हूँ। गौरी ने वशीकरण से रुद्र की माँ को अपने वश में कर लिया था और रुद्र से शादी करने की सारी तैयारियां कर ली थी। फिर उसने शादी क्यों नहीं की? शादी के मंडप से भाग क्यों गई? वो इसलिए क्योंकि वासना के कारण वो भूल गई थी कि डायन कभी शादी नहीं कर सकती, वरना उसकी शक्तियां खत्म हो जाती। ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप मुझे डरा रहे हैं ना ऐसी बात करके? नहीं माखनलाल, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूँ। पर आप इन सब चीजों पर कब से भरोसा करने लगे साहब? जब से मुझे डॉक्टर माधवी ने बताया कि उस भिखारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी नाभि किसी उंगली से गायब की गई है। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? माखनलाल और अजय बातें करते हुए चल रहे थे। माखनलाल आगे आगे चल रहा था और अजय पीछे पीछे। वो दोनों नदी के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी माखनलाल देखता है नदी के पास पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई थी। जिप्सी की हेडलाइट चालू थी और जिप्सी के पास ही अजय खड़ा था। माखनलाल अजय को जिप्सी के पास देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यदि अजय साहब जिप्सी के पास हैं तो मेरे पीछे कौन है। माखनलाल डर डर के पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यदि साहब जिप्सी के पास खड़े हैं और जिसके साथ में बातें करता हुआ आ रहा था वो कौन था? वो अचानक कहाँ गायब हो गया? माखनलाल वहां से जितनी तेज भाग सकता था भागता है और भागते भागते अजय के पास पहुंच जाता है। माखनलाल को देखकर अजय कहता है, ये ड्यूटी के वक्त तुम कहाँ चले गए थे माखनलाल? मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना तुम्हें मेरा नदी के पास इंतजार करना। कब से तुम्हें फोन भी लगा रहा हूँ पर लग नहीं रहा है। माखनलाल तेज तेज हाँफने लग जाता है और अजय की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। माखनलाल को जवाब भी दोगे या नहीं? और ये तुम हाँफ क्यों रहे हो? यूं भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? साहब साहब, यहाँ पर एक भूत है, वो आपका रूप लेकर आया था, चलिए यहाँ से।
यहाँ पर मत रुकिए, माखनलाल ने हाँफते हुए कहा। ये कैसी बात कर रहे हो माखनलाल, तुम पागल हो रहे हो क्या? साहब मैं सच बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ थे और आप ही ने तो मेरा मोबाइल ढूंढवाया था और ये भी बताया था कि गौरी डायन है। तुमने फिर बकवास करना शुरू कर दी माखनलाल। नहीं साहब, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, गौरी सच में डायन है और उसकी शक्तियां रुद्र से शादी करने के बाद खत्म हो जाती हैं, इसलिए उसने रुद्र से शादी नहीं की। और ये सब तुम्हें किसने बताया माखनलाल? ये सब खुद थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था साहब। माखनलाल, मैं तो तुमसे अभी मिल रहा हूँ और आधा घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें ये सब कब बता दिया? नहीं साहब, आप मेरे साथ जंगल में थे और आपने मुझे ये भी बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उस भिखारी की नाभि किसी खंजर से नहीं बल्कि उंगली से काटी गई है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये बात तो सिर्फ मुझे और डॉक्टर माधवी को पता है, अजय ने हैरानी के साथ कहा। साहब मैंने कहा ना, आप मेरे साथ थे, माखनलाल ने सोचते हुए कहा। यदि ये बात आपने नहीं कही तो कहीं वो गौरी तो नहीं थी जो आपका रूप लेकर आई थी? गौरी एक डायन है और डायन किसी का भी रूप ले सकती है। बस करो माखनलाल, मुझे सब पता है। तुमने फोन पर डॉक्टर माधवी से बात की होगी और उन्हीं से तुम्हें भिखारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चला होगा। नहीं साहब, सच में गौरी आई थी आपका रूप लेकर। अब बस चुप माखनलाल, और चुपचाप मेरे साथ उस भिखारी के घर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर भी गौरी होगी, माखनलाल ने डरते हुए कहा। ये कैसी बातें करो तुम माखनलाल, ये मेरा ऑर्डर है, चुपचाप चलो, समझे? ठीक है साहब। माखनलाल और अजय जिप्सी में बैठ जाते हैं और भिखारी के घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद देवरी का चौक आ जाता है और माखनलाल वहां पर जिप्सी रोक देता है। साहब यहाँ ये पैदल जाना है, ये खेत देख रहे हैं, ये पास में ही उस भिखारी की झोपड़ी है, माखनलाल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। माखनलाल और अजय जिप्सी से उतरते हैं और खेत की तरफ जाने लगते हैं। साहब मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारे पास वक्त है, हम वापस चलते हैं, वरना वो डायन हमें मार देगी। ये क्या है माखनलाल, कभी कहते हो कोई भूत मार देगा तो कभी कहते हो डायन मार देगी, पहले तुम डिसाइड कर लो कि वो है क्या। साहब वो भूत हो या डायन बाद में पता चल जाएगा, पर मकसद तो उसका एक ही है ना, हमें मारना। तुम ना माखनलाल बड़े डरपोक किस्म के इंसान हो। साहब आप चाहे जो कुछ भी बोल लीजिए मुझ पर, मैं सच कहता हूँ, कोई आपका रूप लेकर मेरे पास आया था। ठीक है बाबा, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, अब खुश। लेकिन झूठ को सच बनाने से झूठ सच नहीं बनता, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, और तुम्हारा ये झूठ एक सफेद झूठ है। साहब ये सफेद झूठ है या सफेद सच, एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। और देखना आपको भी जो चीजें अंधविश्वास लग रही है ना, एक दिन आप खुद इन सब चीजों पर भरोसा करेंगे। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, और उस दिन तुम देखना मैं साबित कर दूंगा ये भूत प्रेत डायन चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। माखनलाल और अजय चलते चलते भिखारी की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। वो झोपड़ी खेतों के बीचों बीच थी, वहां पर पूरे खेतों में बस वही एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी तनीश की बनी हुई थी, जिसमें यदि जरा सी भी चिंगारी लग जाती तो पूरी झोपड़ी में अपने आप आग लग जाती और वो जलकर राख हो जाती। माखनलाल और अजय झोपड़ी के अंदर घुसने लगते हैं। माखनलाल अपनी बंदूक निकाल लो, हो सकता है मुजरिम अंदर ही हो, अजय ने अपनी बंदूक निकालते हुए कहा। जी साहब अभी निकालता हूँ। अजय धीरे से झोपड़ी के दरवाजे को धक्का मारता है, दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अजय धीरे से अपना पहला कदम झोपड़ी के अंदर रखता है। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय अपना मोबाइल निकालता है और उसका टॉर्च ऑन कर लेता है। साहब यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी काली दुनिया के अंदर हमने कदम रख लिया हो, माखनलाल ने झोपड़ी के अंदर घुसते हुए कहा। माखनलाल तुम भी ना पता नहीं कैसी नॉनसेंस वाली बातें करते हो। थोड़ी देर बाद झोपड़ी को चारों तरफ देखते हुए अजय ने कहा, लगता है वो मुजरिम यहाँ पर नहीं है, यहाँ से भाग गया है। एक काम करो, यहाँ पर कुछ ना कुछ सबूत तो हमें जरूर मिल जाएगा, उस मुजरिम के खिलाफ ढूंढो, कुछ मिलता है क्या? जी साहब, माखनलाल ने अपनी बंदूक वापस से अपनी जेब में रखते हुए कहा। माखनलाल और अजय उस झोपड़ी के अंदर सबूत ढूंढने लगते हैं। मोबाइल की रोशनी में उन दोनों को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माखनलाल सबूत ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अपने मोबाइल का टॉर्च उस आवाज की तरफ मारता है। वो देखता है उसने सामने एक कुर्सी थी जो आगे पीछे अपने आप हिल रही थी। उस कुर्सी का मुंह विपरीत दिशा में था, जिस कारण उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है या नहीं। उस कुर्सी को अपने आप हिलता हुआ देखकर माखनलाल सहम जाता है। माखनलाल धीरे धीरे अपने कदम उस कुर्सी की तरफ बढ़ाने लगता है। माखनलाल के धीरे धीरे कदम बढ़ाने की आवाज झोपड़ी में गूंजने लगती है। माखनलाल जैसे उस कुर्सी के पास पहुंचता है, वो कुर्सी हिलना बंद कर देती है। माखनलाल उस कुर्सी पर अपने मोबाइल का टॉर्च मारता है। जब मोबाइल के टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर पड़ती है तो माखनलाल की चीख निकल जाती है। माखनलाल की चीखने की आवाज सुनकर अजय घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ माखनलाल, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीखे? साहब वो कुर्सी पर, माखनलाल ने हकलाते हुए कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुर्सी पर क्या माखनलाल? अजय अपनी टॉर्च कुर्सी पर मारता है।
जब वो अपनी टॉर्च कुर्सी पर मारता है तो कहता है, ओ माय गॉड। कुर्सी के ऊपर वही गुड़िया थी जो गायब हो गई थी। वो गुड़िया गौरी की थी। साहब ये गुड़िया यहाँ पर कैसे आई? मुझे तो लगता है गौरी है, माखनलाल ने घबराते हुए कहा। माखनलाल, तुम भी क्या बचकानी बातें करते हो सकता है जिस तरह भिखारी ने रुद्र का कैमरा चुराया था उसी तरह उस दिन हमारी जिप्सी में से गुड़िया भी चुराई हो। पर वो गुड़िया चुरा कर क्या करेगा? अब ये तो तुम्हें वो भिखारी बता सकता है। इसके लिए तुम्हें ऊपर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम बोलो तो कर दूं क्या मैं तुम्हारा भगवान के पास जाने का इंतजाम? अरे नहीं साहब, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तो फिर जल्दी से इस गुड़िया को उठाओ और कुछ ठोस सबूत ढूंढो। साहब मैं नहीं उठाऊंगा इस गुड़िया को, मुझे अब डर लगने लगा इससे। माखनलाल, तुम भी ना पूरे बच्चे हो, चुपचाप उठाओ इसे, समझे? अजय भिखारी की झोपड़ी में फिर से सबूत ढूंढने लगता है। अजय भिखारी घर का सामान यहाँ से वहां हटा ही रहा था कि तभी उसे एक संदूक मिलता है। माखनलाल जरा यहाँ पर आना, अजय ने माखनलाल को आवाज देते हुए कहा। जी साहब अभी आया, माखनलाल ने अजय के पास जाते हुए कहा। अजय को एक बड़ा सा संदूक मिला था। देखने से वो पुराने जमाने का लग रहा था। उस संदूक में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिसमें जंग लग रही थी। साहब ये भिखारी के पास इतना पुराना संदूक कहाँ से आया? लगता है इसके अंदर जरूर कुछ खजाना वजाना होगा। चोरियां करके सारी दौलत यहीं रखता होगा। इसके अंदर खजाना है या क्या है ये तो अब इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा। जरा कोई पत्थर वत्थर देना इस ताले तोड़ने के लिए। जी साहब अभी देता हूँ। माखनलाल झोपड़ी में यहाँ वहां देखता है और उसे हथौड़ा मिल जाता है। वो उसे उठाता है और अजय को ला कर लेता है। अजय अपनी पूरी जान से उस हथौड़े को ताले के ऊपर मारता है। हथौड़ा ताले पर मारने की आवाज आती है, ठक 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 ठक। साहब ये तो बहुत मजबूत है, लगता है बहुत राज छुपे हैं इसके अंदर। हाँ माखनलाल यही लगता है, अजय ने हथौड़ा ताले पर मारते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ताला टूटने की आवाज आती है, टक। अजय ताला संदूक से हटाता है और संदूक खोलने लगता है। जल्दी खोलिए साहब, लगता है मरने से पहले भिखारी सारा खजाना इस संदूक में छिपा कर गया है। बस खोल ही रहा हूं माखनलाल। अजय संदूक का दरवाजा खोल देता है। अजय जैसे ही संदूक का दरवाजा खोलता है उसके अंदर से बहुत गंदी गंध आने लगती है और वो गंध झोपड़ी के चारों तरफ फैल जाती है। छी कितनी गंदी बदबू आ रही है साहब, ऐसा लग रहा है जैसे संदूक के अंदर किसी की लाश हो, किसी मरे हुए इंसान की बदबू आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा माखनलाल, अजय ने अपना हाथ अपनी नाक पर रखते हुए कहा। अजय और माखनलाल संदूक के अंदर अपने मोबाइल की टॉर्च मारने लगते हैं। वो दोनों जैसी संदूक के अंदर देखते हैं हैरान हो जाते हैं। संदूक के अंदर कुछ टूटा फूटा सामान रखा हुआ था और कुछ पुराने कागज रखे थे जिनमें कुछ पर दीमक लग गई थी, कुछ गल गए थे और कुछ सड़ गए थे। अगर इसके अंदर किसी की लाश नहीं थी तो क्या मरे इंसान की बदबू इन कागजों में आ रही थी साहब? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। देखते हैं। अजय अपने ग्लव्स पहन लेता है और संदूक के अंदर का सामान देखने लगता है। संदूक के अंदर कुछ गले फटे पुराने कागजों के सिवा कुछ नहीं रखा था। बहुत देर ढूंढने के बाद भी अजय के हाथों में कुछ ठोस सबूत नहीं लगता है। शिट, लगता है हमें झोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं यहाँ से माखनलाल, अजय ने झोपड़ी के बाहर जाते हुए कहा। अजय झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी माखनलाल की आवाज आती है। साहब ये फोटो किसकी है संदूक के अंदर? क्या फोटो? अजय ने माखनलाल की तरफ जाते हुए कहा। माखनलाल के हाथों में एक फोटो थी। माखनलाल अपने मोबाइल का टॉर्च उस फोटो पर मारता है और देखता है उस फोटो के अंदर एक बच्चा था जिसकी उम्र करीब 7 साल होगी। उस बच्चे ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, सफेद शर्ट, नीली हाफ पैंट और गले में नीली टाई। साहब ये फोटो में बच्चा कौन है? अजय उस फोटो को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये फोटो तो रुद्र के बचपन की है। यहाँ पर इतनी पुरानी फोटोज भिखारी के पास कहाँ से आई? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। यही तो अब पता करना है माखनलाल। हमें लगता था कि ये भिखारी गौरी की वजह से रुद्र और उसके परिवार वालों को जानता है, पर वो तो पहले से ही इन्हें जानता है। कोई पुराना रिश्ता लगता है रुद्र और इस भिखारी का। आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब। अजय और माखनलाल बातें कर ही रहे थे कि तभी अजय को कुछ जलने की बदबू आने लगती है। तुम्हें कुछ जलने की बदबू आ रही है माखनलाल? नहीं साहब, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। अच्छे से सूंघो माखनलाल। माखनलाल वो बदबू सूंघने की कोशिश करने लगता है। हाँ साहब आ रही है, कुछ जल रहा है वहां पर। और क्या है? माखनलाल अपने सिर के ऊपर देखो, झोपड़ी में आग लग रही है। अजय ने झोपड़ी की छत की ओर इशारा करते हुए कहा। साहब ये आग कैसे लग गई अपने आप? ये सब छोड़ो और पहले झोपड़ी से बाहर निकलो। हाँ साहब। अजय और माखनलाल झोपड़ी के बाहर निकलने लगते हैं। अजय गौरी की गुड़िया अपने एक हाथ में उठाता है और रुद्र की बचपन की फोटो के साथ वहां से बाहर निकलने लगता है। माखनलाल और अजय जैसे ही झोपड़ी के बाहर निकलते हैं पूरी झोपड़ी में आग लगने लग जाती है। तनीश आग के लपटों से घिर जाती है। आसमान में काला धुआं उठने लगता है और देखते ही देखते वो झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। साहब ये झोपड़ी में अपने आप आग कैसे लग गई? पता नहीं माखनलाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ साहब मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ हम सही वक्त पर बाहर निकल गए, वरना उस डायन ने तो हमें जिंदा जलाने का पूरा प्लान बना लिया था। माखनलाल तुम्हारी फिर बकवास चालू। अजय जली हुई झोपड़ी के राख के पास जाने लगता है। साहब आप ये राख के पास क्यों जा रहे हैं? सब जलकर कोयला बन गया है, संभल कर चलिए कहीं आपका जूता न जल जाए।
तुम अपना मुंह बंद रखो माखनलाल थोड़ी देर। अजय झोपड़ी के राख के ऊपर था। राख पर चलने के कारण उसके जूतों के तलवे काले हो गए थे। माखनलाल, वो संदूक कहाँ चला गया जिसमें हमें रुद्र की बचपन की फोटो मिली थी? साहब यहीं पर तो रखा था। माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। ये संदूक कहाँ जा सकता है? अगर झोपड़ी जली भी होगी तो संदूक थोड़ी जल सकता है। वो कहाँ गायब हो गया एकदम से? साहब मुझे तो लगता है वो संदूक उस डायन ने गायब कर दिया। उसके अंदर जरूर उसके कुछ राज छुपे होंगे। माखनलाल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ साहब, वरना आप ही बताइए, झोपड़ी में अपने आप आग कैसे लग गई और वो संदूक कहाँ गायब हो गया? हो सकता है जब हम दोनों झोपड़ी के अंदर हों तब वो मुजरिम आ गया हो और जैसे उसे पता चला हम अंदर हैं उसने मशाल जलाकर झोपड़ी की छत पर फेंक दिया हो, जिस कारण झोपड़ी में आग लग गई। और जिस वक्त अपन बाहर निकले हो उसी वक्त वो पीछे से झोपड़ी के अंदर घुसा हो और वो संदूक लेकर भाग गया हो। हाँ साहब, ऐसा हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब वक्त बर्बाद मत करो माखनलाल, वो संदूक भारी था। वो मुजरिम संदूक लेकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो उसे। जी साहब, अभी ढूंढता हूँ। अजय और माखनलाल खेतों में उस मुजरिम को ढूंढने लगते हैं। खेतों में बहुत अंधेरा था और मोबाइल के टॉर्च में ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बहुत देर तक उस मुजरिम को ढूंढने के कारण माखनलाल थक जाता है और कहता है, साहब अब मुझसे उस मुजरिम को और नहीं ढूंढा जा पाता। इतने अंधेरे में कहाँ चला गया होगा वो, कुछ नहीं पता। माखनलाल तुम भी ना, अभी तो तुमने ज्यादा चले ही नहीं हो, पता नहीं तुम्हारा सिलेक्शन पुलिस में कैसे हो गया। साहब आज के जमाने में पैसे से सब हो जाता है, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। अजय को माखनलाल की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हंसना बंद करो माखनलाल और उस मुजरिम को ढूंढो, समझे? जी साहब। साहब वो देखिए चौक के पास जहां पर हमने जिप्सी रोकी थी, वहां पर जिप्सी की लाइट बंद चालू हो रही है। जरूर वहां पर कुछ है, माखनलाल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तुमने ठीक कहा माखनलाल, जल्दी चलो वहां पर। अजय और माखनलाल भागते हुए जिप्सी के पास जाने लगते हैं। वो लोग जिप्सी के पास जा ही रहे थे कि तभी माखनलाल का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ओ माँ, माखनलाल ने जमीन पर गिरते हुए कहा। खेत में गिरने के कारण उसकी वर्दी में मिट्टी लग जाती और वो गंदी हो जाती है। क्या कर रहे हो माखन, देख कर भागो ना। साहब क्या देख कर भागूं, इस अंधेरे में कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं साहब, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। माखनलाल जमीन पर से उठता है और जिप्सी की तरफ जाने लगता है। माखनलाल और अजय दूर से ही देखते हैं कि जिप्सी की लाइट बंद चालू हो रही थी, पर जिप्सी के अंदर कोई बैठा दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई जिप्सी आसपास थी। अजय और माखनलाल जैसी जिप्सी के पास पहुंचते हैं, जिप्सी की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माखनलाल जरा मोबाइल का टॉर्च ऑन करना, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। जी साहब, अभी करता हूँ। माखनलाल ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए कहा। अजय माखनलाल के हाथ से मोबाइल लेता है और मोबाइल के टॉर्च के सहारे चारों तरफ उस मुजरिम को ढूंढने लगता है। जिप्सी के चारों तरफ देखने के बाद अजय कहता है, शिट, फिर हमें देर हो गई लगता है, भाग गया वो। और माखनलाल, तुम भी ना एक नंबर के बेवकूफ हो, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? चाबी जिप्सी में ही भूल गए, अगर वो लेकर भाग जाता तो? साहब जिप्सी की चाबी तो मेरी जेब में है। माखनलाल ने धीरे से अपनी पैंट की जेब से चाबी निकालते हुए कहा। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ साहब, यदि जिप्सी की चाबी मेरे पास थी तो जिप्सी की लाइट बंद चालू कैसे हो सकती थी? चाबी के बिना तो जिप्सी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अजय और माखनलाल दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बिना चाबी के जिप्सी की लाइट बंद चालू आखिर कैसे हो रही थी। रात के 3 बज रहे थे और रुद्र अपने कमरे में सो रहा था। तभी रुद्र को सपना आता है। उस सपने में उसे एक लड़की दिखती है और जो काली साड़ी पहनी हुई थी। वो जंगल के अंदर बैठी हुई है एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास। उस लड़की के हाथ में 6 नींबू थे। वो एक एक करके उन 6 नींबुओं को पीपल के पेड़ के नीचे रखती है। नींबू नीचे रखने के बाद वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और ध्यान में लीन हो जाती है। थोड़ी देर बाद हवाएं चलने लगती हैं और धीरे धीरे वो नींबू एक एक करके हवा में उड़ने लगते हैं। वो लड़की मंत्र पढ़ने लगती है। ओम नमो कामाख्या देवे अमुक मां वंश कुरु स्वाहा। वो लड़की बार बार बस यही मंत्र का जाप किए जा रही थी। तभी अचानक से वो जाप करते करते रुक जाती है। उस लड़की को किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है। किसी के चलने की आहट और बढ़ती जा रही थी। सूखे हुए पत्तों को पैरों से कुचलने की आवाजें आ रही थीं। उन पैरों के कदमों की आहट से पता चल रहा था
कि दो लोग उस लड़की की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो दो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो लड़की उस पीपल के पेड़ के पास से अचानक गायब हो जाती है। वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि माखनलाल और अजय थे, जो गौरी का घर पीपल के पेड़ के पास ढूंढ रहे थे। वो लड़की अचानक गायब होकर अजय और माखनलाल की जिप्सी के पास पहुंच जाती है। जिप्सी रोड पर अंधेरे में खड़ी हुई थी। जिप्सी के अंदर गौरी की गुड़िया रखी हुई थी। जब उस लड़की की नजर उस गुड़िया पर पड़ती है तो वो लड़की उस गुड़िया को उठा लेती है। उस लड़की के लंबे लंबे काले नाखून थे। वो लड़की उस गुड़िया को लेकर वहां से जाने लगती है। सुनसान सड़क पर सिर्फ एक वो लड़की चल रही थी, सीधी सीधी जाती हुई सड़क, और उस सड़क पर सीधे सीधे चलती हुई वो अकेली लड़की। उस सड़क पर उसके पैरों की पायल के बजने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। छन छन छन। चलते चलते वो लड़की देवरी के चौक तक पहुंच जाती है। देवरी के चौक से वो लड़की खेत की तरफ बढ़ने लगती है और एक झोपड़ी के पास जाकर रुक जाती है। वो लड़की अपने एक हाथ से दरवाजा खटखटाती है। खट 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 खट। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक आदमी निकलता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो भिखारी है, जिसकी मौत हो गई थी। उसने वहीं अपनी फटी पुरानी काली शॉल ओढ़ रखी थी। वो भिखारी जैसे ही उस लड़की को अपने घर के दरवाजे पर देखता है, वो घबरा जाता है। वो लड़की उस भिखारी से बातें कर रही थी। ये काम अगले कुछ दिनों तक हो जाना चाहिए, समझे? अगली बार जब मैं आऊं तो मेरा वो काम पूरा होना चाहिए, उस लड़की ने कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, उस भिखारी ने कहा। तुम्हें मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए, पर मैं वो काम नहीं कर सकता, मुझ पर रहम करो, उस भिखारी ने डरते हुए कहा। वो लड़की अपने हाथ आगे बढ़ाती है और वो गुड़िया उस भिखारी को देने लगती है, पर वो भिखारी उस गुड़िया को लेने से मना कर देता है। वो लड़की उस भिखारी को फिर से घूरने लगती है और वो गुड़िया उसके हाथ में दे देती है, और वो भिखारी डर डर के गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो लड़की उस भिखारी से कुछ देर तक बातें करती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। वो भिखारी झोपड़ी के अंदर चला जाता है और उस गुड़िया को कुर्सी के ऊपर रख देता है। जैसे ही वो भिखारी उस गुड़िया को कुर्सी के ऊपर रखता है, वो कुर्सी हिलने लग जाती है। वो कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी। वो भिखारी अपनी संदूक के पास जाता है, अपनी धोती में से चाबी निकालता है और उस चाबी से संदूक का ताला खोलता है। संदूक के अंदर कुछ फटे पुराने कागज रखे हुए थे। वो भिखारी उस संदूक में से एक फोटो निकालता है और उस फोटो को घूरने लगता है। वो फोटो रुद्र के बचपन की थी, जिसमें वो स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। जैसे ही रुद्र अपनी फोटो उस भिखारी के हाथ में देखता है, वो घबरा जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। रुद्र झटके के साथ अपने बिस्तर से उठता है। रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो सोचने लगता है कि सपने में काली साड़ी पहने वो लड़की कौन थी और वो भिखारी के हाथ में मेरी बचपन की फोटो कैसे आई। रुद्र का गला सूखने लगता है और उसे प्यास लगने लगती है। रुद्र के कमरे के टेबल पर ही पानी की बोतल रखी हुई थी। रुद्र के बगल में अर्जुन, अर्जुन के बगल में समीर और समीर के बगल में पीयूष सो रहा था। रुद्र उनसे बचते हुए धीरे से बेड के ऊपर से नीचे उतरता है और टेबल के पास की बोतल उठाता है, और जब वो पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोलता है तो कहता है, अरे ये पानी कैसे खत्म हो गया? जरूर ये मोटा पीयूष कॉर्नर में सो रहा था, पूरा पानी पी गया होगा। इतना कहकर रुद्र नीचे जाने लगता है। जब रुद्र अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है हवेली की लाइट्स ऑफ थीं, जिस कारण हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्र सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की का काला साया नीचे हॉल में नजर आता है। वो लड़की का काला साया देखकर रुद्र डर जाता है और सोचने लगता है, ये क्या था? रुद्र अपनी आंखों को अपने हाथ से मलने लगता है। वो लड़की का काला साया किचन की तरफ जाने लगता है। रुद्र धीरे धीरे अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाने लगता है। वो इस तरह अपने कदम जमीन पर रख रहा था कि सुनसान रात और शांति होने के बावजूद उसे खुद उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। वो लड़की का साया धीरे से किचन के अंदर चला जाता है। रुद्र धीरे से किचन के दरवाजे पर लगा पर्दा हटाता है और किचन के अंदर घुसता है। जब वो किचन के अंदर जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगता है कि वो लड़की का काला साया कहां पर चला गया। यार, मैंने यहीं पर तो उस लड़की के काले साये को देखा था, शायद अंधेरा इसलिए मेरा वो कोई वहम होगा। रुद्र फ्रिज के पास जाता है और अंदर से पानी की बोतल निकालने लगता है। रुद्र ने बोतल को हाथ में पकड़ा ही था कि तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो सोचने लगता है कि इतनी रात मेरे पीछे कौन है। रुद्र सबसे पहले नीचे देखता है। उसे किसी लड़की के पैर दिखाई देते हैं जिसने लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई थी। रुद्र वो पैर देखकर डर जाता है। रुद्र धीरे से अपनी मुंडी पीछे घुमाता है और देखता है ये एक लड़की अपना चेहरा अपने बालों से छुपाकर उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखकर रुद्र डर जाता है और जोर से चीखता है, आ! रुद्र की आवाज सुनकर वो लड़की अपने चेहरे पर से बाल हटाती है।
रुद्र देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तन्वी थी, जो बाल खोलकर उसके सामने खड़ी थी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तन्वी ने कहा। चिल्लाओ नहीं तो क्या? तुम ये आधी रात में भूतनी बन के मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? ए मिस्टर, मुझे भूतनी मत बोलो, समझे? तुम जब तक पानी निकाल रहे थे मैंने सोचा जब तक मैं अपने बाल सुलझा लूं, इसलिए बाल आगे किए थे। तुम्हारे इन बालों के चक्कर में आज मेरी जान निकल जाती। और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो भूतनी कहीं की? रुद्र, पहले तुम मुझे भूतनी बोलना बंद करो, समझे? मुझे प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आई थी। तो फ्रिज तो यहाँ पर है, तुम कहाँ थी? ये गिलास लेने गई थी। तुम्हारी तरह बॉटल को मुंह लगाकर पीने की आदत नहीं है मेरी। तन्वी ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को देखते हुए कहा। देखो, अब तुम ज्यादा मत बोलो, समझी तन्वी? तुम ना रुद्र अपना मुंह बंद रखो और बोतल दो मुझे पानी की, समझे? भगवान ने 2 हाथ दिए ना, खुद ले लो, समझी? रुद्र ने साइड हटते हटते हुए कहा। तन्वी फ्रिज खोलती है और उसमें से बोतल निकालती है और बोतल से पानी गिलास में निकालकर पीने लगती है। रुद्र ने पानी की बोतल निकाल ली थी। वो बोतल का ढक्कन खोलता है और मुंह लाकर पानी पीने लगता है। रुद्र बच्चों की तरह बोतल को मुंह लाकर पानी पी रहा था। तन्वी रुद्र को यूं पानी पीता हुआ देख हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो तन्वी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली रुद्र, तन्वी ने हंसते हुए कहा। रुद्र तन्वी की बातों का कुछ जवाब नहीं देता और बोतल वापस से फ्रिज में रखते हुए कहता है, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती तन्वी, बस लोग बदल जाते हैं। औरत ना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाते ही तन्वी भी किचन से जाने लगती है, पर रुद्र की बात सुनकर तन्वी उदास हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसको अपना मन बहुत भारी लग रहा था, एक बोझ लग रहा था उसे अपने दिल पर। बार बार उसके कानों में रुद्र की आवाज गूंज रही थी, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती तन्वी, बस लोग बदल जाते हैं, बस लोग बदल जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तन्वी फिर अपनी कॉलेज की यादों में खो जाती है। उसको याद आते हैं गर्मी के वो दिन जब यूआईटी कॉलेज की बिल्डिंगों में पानी नहीं रहता था। कैसे रुद्र उसकी बोतल लेकर यूआईटी कॉलेज की हर बिल्डिंग में पानी ढूंढा करता था। रुद्र, रहने दो, तुम परेशान मत हो, और इतनी धूप में मुझे पता है कि किसी बिल्डिंग में पानी नहीं बचा होगा, तन्वी ने कहा। नहीं तन्वी, एक बिल्डिंग है जहां पर हमेशा पानी रहता है। कहां पर? वर्कशॉप की बिल्डिंग में। वहां पर ज्यादा क्लास नहीं लगती है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता। वहां पर जरूर हमें पानी मिल जाएगा। अच्छा, फिर चलो जल्दी। हाँ। रुद्र और तन्वी वर्कशॉप की बिल्डिंग के अंदर लगे वाटर कूलर के पास पहुंच जाते हैं। रुद्र तन्वी को उसकी पानी की बोतल भर कर देता है। अरे ये क्या, मुझसे ज्यादा प्यास तो तुम्हें लगी थी ना? जब कैंटीन में समोसा खा रहे थे तब कैसे तड़प रहे थे तुम मिर्ची खाकर। पहले तुम पानी पी लो। नहीं तन्वी, पहले तुम पियो। क्यों? क्योंकि मेरी तन्वी तुम मेरी जान हो और तुम्हें प्यासा देख पहले मैं अपनी प्यास कैसे बुझा सकता हूँ। जब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी तो मेरी प्यास अपने आप बुझ जाएगी। अच्छा जी। तन्वी बोतल का पानी पी लेती है और रुद्र अपनी पानी की बोतल भरने लगता है। रुद्र पानी की बोतल भर लेता है और अपनी बोतल से पानी पीने लगता है। रुद्र बोतल को मुंह लाकर पानी पी रहा था, वो बच्चों की तरह पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते रुद्र की सफेद शर्ट गीली हो जाती है। ये देखकर तन्वी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। रुद्र एक मासूम बच्चे की तरह पूछता है, क्या हुआ तन्वी, तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं रुद्र, ऐसे कौन पानी पीता है बच्चों की तरह? तो कैसे पीता है जरा बताना। तन्वी रुद्र के हाथों से बोतल लेती है और बोतल को ऊपर करके पानी पीने लगती है और फिर धीरे से उस बोतल को अपने मुंह से लगा देती है। पानी पीते पीते तन्वी के होठों की रेड लिपस्टिक बोतल के ऊपर छप जाती है। अरे ये क्या, तुमने तो मेरा झूठा पानी पी लिया। अरे मेरे बुद्धू राम, झूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। अच्छा, और कैसे बढ़ता प्यार जरा बताना, रुद्र ने धीरे से कहा। अच्छा बताऊं जरा मैं, तन्वी ने रुद्र के पास जाते हुए कहा। तन्वी रुद्र की आंखों में देखने लगती है और रुद्र तन्वी की आंखों में देखने लगता है। तन्वी धीरे धीरे रुद्र के करीब जा रही थी और कह रही थी, बताऊं मैं प्यार कैसे बढ़ता है? हाँ बताओ ना तन्वी, रुद्र ने धीरे से कहा। रुद्र की आंखों में देखते हुए तन्वी रुद्र के बहुत करीब पहुंच जाती है। तन्वी की सांसें तेज तेज ऊपर नीचे चलने लगती हैं। तन्वी धीरे से कहती है, बताऊं? हाँ बताओ तन्वी। रुद्र तन्वी की तेज तेज चलती हुई दिल की धड़कनें आराम से सुन पा रहा था। उसे पूरा एहसास था कि जिस तरह बोतल पर तन्वी के लिपस्टिक के निशान छपे हैं, कुछ ही पलों में उसके होठों पर भी वैसे ही निशान छपे होंगे। तन्वी धीरे धीरे करते हुए अपना चेहरा रुद्र के चेहरे के पास लाकर रोक देती है। उसके होठ रुद्र के होठों के सामने थे। वो धीरे से कहती है, बताऊं? हाँ बताओ ना तन्वी।
तन्वी दीदी, ओ तन्वी दीदी, स्वाति ने तन्वी को हिलाते हुए कहा। तन्वी अपनी कॉलेज की यादों से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ दीदी, आप यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या कर रही हो? मैं कब से आपको अंदर कमरे में ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं, बस एक बुरी याद आ गई थी। ठीक तो हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी आपको ये मूर्ति बनकर खड़ा देखकर। मुझे लगा कहीं आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। नहीं स्वाति, तन्वी ने हंसते हुए कहा। चलो अब सोने चलते हैं, बहुत देर हो गई है, कुछ ही देर में सूरज भी निकल आएगा। हाँ दीदी। तन्वी और स्वाति ऊपर वाले कमरे में, जहां पर पहले से ही अनन्या सो रही थी, उसकी बगल में जाकर सो जाती हैं। सुबह हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। रुद्र तैयार होकर जल्दी जल्दी जिप्सी में बैठ ही रहा था कि तभी रुद्र की माँ पीछे से उसे आवाज लगाती है, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो माँ अजय का कॉल आया था और उसने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया अभी। तो बेटा पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं माँ, पहले काम जरूरी है। ठीक है बेटा, पर जल्दी वापस आना। जी माँ। रुद्र जिप्सी चालू करता है और गोंदिया स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। अजय माखनलाल के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। तभी वहां पर रुद्र आता है। रुद्र लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। रुद्र को यूं लंगड़ाता हुआ देख अजय उससे पूछता है, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ रुद्र? ऐसे लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? वो कुछ नहीं अजय, मैं घर में गिर गया था तो चोट आ गई। अच्छा संभल कर रहो यार, आजकल बहुत चोट लग रही है तुम्हें। किसी कुश्ती कुश्ती लड़ रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा ना घर पर गिर गया था। रुद्र ने गुस्से में कहा। अच्छा ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया गया है? बताते हैं यार, बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है, पहले नाश्ता तो कर लो। अरे कुंदन, जरा चाय और नाश्ता बोल देना, माखनलाल ने कहा। जी नहीं माखनलाल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? अभी तो तुम्हारी पुलिस वालों खातिरदारी करेंगे। मतलब ये रुद्र, ये बताओ कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं ना, इसलिए। वैसे बहुत रेयर होता है ओ पॉजिटिव, सभी को खून दान कर सकता है, पर ले सिर्फ ओ से ही सकता है। आप ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं? आप मुद्दे पर आएंगे ना कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया? ठीक है रुद्र, मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। पर इससे पहले तुम हमारे सवालों का कुछ जवाब दो। अजय ने कहा। आप पूछो, क्या सवाल पूछना है तुम्हें? ये बताओ, जिस रात उस भिखारी की मौत हुई उस रात तुम कहां पर थे? ये सवाल सुनते ही रुद्र के माथे पर पसीना आ जाता है और वो धीरे से कहता है, मैं अपने घर पर था। घर पर क्या कर रहे थे? माखनलाल ने कहा। जाहिर सी बात है, रात में सब सोते हैं, मैं भी सो ही रहूंगा। सब नहीं सोते ना रुद्र, किसी किसी का रात में टहलने का मन करता है तो घूमने भी निकल जाते हैं, पर मैं तो सो ही रहा था माखनलाल जी। पक्का? जी हाँ पक्का। और कुछ पूछना है आप दोनों को मुझसे, या सिर्फ यही सवाल पूछने बुलाया था? इस सवाल का जवाब मैं फोन पर भी दे सकता था। अरे अभी तो हमने शुरू किया है, माखनलाल ने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उस भिखारी की मौत रात के लगभग 2 बजे हुई थी। अजय ने कहा। उस भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई हो या 3 बजे, मुझे क्या करना है? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए रुद्र, क्योंकि उस रात के 3 बजे तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन जंगल के पास की दिख रही है, जहां पर वो तालाब है, और 2 बजे उस भिखारी का खून हुआ है। क्या आप तुम बता सकते हो कि यदि उस रात तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारे फोन की लोकेशन जंगल की कैसे दिख रही है? ये बात सुनकर रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। तभी वहां पर चाय वाला आता है और माखनलाल को चाय देते हुए कहता है, साहब चाय। अरे लाओ लाओ भाई, नींद भी तो खोलनी है। रुद्र तुम भी चाय उठा लो, हो सकता है कुछ याद आ जाए तुम्हें और पता चल जाए कि उस रात तुम्हारा मोबाइल जंगल के पास कैसे पहुंचा, माखनलाल ने कहा। रुद्र चाय का कप उठा लेता है। रुद्र जवाब दो मेरी बातों का, अजय ने गुस्से से कहा। रुद्र अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। देखो रुद्र, हमें जंगल से कुछ खून की बूंदें मिली थी और वो खून तुम्हारे खून से मैच होता है। केस क्लियर है। पहले तुमने भिखारी के जरिए गौरी को गायब करवाया और फिर वो भिखारी कहीं तुम्हारा राज ना खोल दे, इसलिए तुमने उसे मार दिया। उस रात उसके साथ तुम्हारी हाथापाई हुई, इसी वजह से तुम्हारे खून की बूंदें वहां पर गिर गईं और यही कारण है कि तुम लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हो। नहीं अजय, ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? रुद्र तुम ही बता दो। रुद्र चुप रहता है। देखो रुद्र, जब तक तुम हमें सब सच नहीं बताओगे हम केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अभी तक हमें जितने भी सबूत मिले हैं सब तुम्हारे खिलाफ हैं, और इतने सबूत तुम्हें अरेस्ट करने के लिए बहुत हैं। बस मुझे एक अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ तुमसे पूछताछ करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अगर नहीं तो प्लीज कोऑपरेट करो और सच सच बताओ उस रात क्या हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। अब उस पर यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उस रात अर्जुन और मैं छत पर सिगरेट पी रहे थे, तभी मुझे वो भिखारी मेरे बाड़े में दिखा। मेरे और अर्जुन के समझ ही नहीं आया कि वो मेरे बाड़े के पास क्या कर रहा था। जब हम दोनों नीचे जा रहे थे तो मेरे घर के दरवाजे के पास ही कील थी जो मेरे पैर में गड़ गई, जिस कारण मेरे पैर से खून निकलने लगा। और जब तक हम बाड़े के पास पहुंचे वो भिखारी वहां से जा चुका था। अर्जुन को लगा वो मेरे घर के पीछे जो जंगल है उस तरफ गया है, इसलिए हम दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। पर बीच रास्ते में मुझे मेरे पैर में ज्यादा दर्द महसूस होने लग गया।
इसलिए हम वहां से वापस चले गए। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा घाव देख सकते हो। और हाँ, तुमने बताया कि उस भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई थी, तो तुम मेरी मोबाइल की रात के 2 बजे की भी लोकेशन देख सकते हो। उस वक्त मैं घर पर ही था। इतना कहकर रुद्र अपना जूता निकालने लगता है और घाव अजय को दिखाने लगता है। टेबल के पास ही एक फाइल रखी थी। माखनलाल उस फाइल को उठाता है और उसके अंदर के पन्ने पलटने लगता है। थोड़ी देर बाद माखनलाल कहता है, साहब ये रुद्र ठीक कह रहा है, उस रात के 2 बजे इसके मोबाइल की लोकेशन इसके घर की है। क्या? अजय ने हैरानी के साथ कहा। अगर रुद्र खूनी नहीं है तो फिर खूनी कौन है साहब? माखनलाल ने कहा। अब यही तो पता करना है माखनलाल। रुद्र वापस से अपना जूता पहन लेता है और कहता है, अब मैं चलूं? हाँ ठीक है, अजय ने कहा। रुद्र वहां से जाने लगता है। रुद्र 2-3 कदम ही चला था कि तभी अजय उसे पीछे से आवाज लगाता है, रुद्र जरा 2 मिनट रुकना। क्या? रुद्र अजय की तरफ जाने लगता है। उस भिखारी के घर पर जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो हमें वहां पर उसके संदूक में तुम्हारी एक फोटो मिली थी। क्या? मेरी फोटो? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। ये फोटो? अजय ने पॉलिथीन बैग में रखी फोटो रुद्र को देते हुए कहा। रुद्र जब ये फोटो को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो वही फोटो थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों? तुम्हें कुछ पता है क्या इस फोटो के बारे में? नहीं नहीं, रुद्र ने हड़बड़ाहट में कहा। इनफैक्ट ये फोटो तो मेरे बचपन की है, जब करीब मैं 8 साल का था, शायद जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और मुझे मेरे बचपन के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। अच्छा ठीक है, पर इस फोटो से यह साबित होता है रुद्र कि उस भिखारी का तुम्हारा कैमरा चोरी करना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया था, और वो भिखारी तुम्हें पहले से जानता था। क्या? पर कैसे? अब वही तुम्हें पता करना है रुद्र। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। रुद्र वहां से जाने लगता है। रुद्र के जाते ही माखनलाल अजय से कहता है, आपने एक बात नोटिस की साहब? क्या? रुद्र को और आपको, आप दोनों को ही अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आप दोनों के दिमाग से आपके बचपन का हिस्सा ही भुला दिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हो माखनलाल? ये कैसे हो सकता है? साहब बकवास नहीं कर रहा हूँ, काले जादू से आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे एक बात बताइए साहब, ऐसा क्या हुआ था आपके बचपन में कि आप दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए? पता नहीं माखनलाल, मैंने कहा ना, मुझे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। बस ये पता है कि पहले हम दोनों अच्छे दोस्त थे, पर अब नहीं। वैसे आपने रुद्र को अरेस्ट क्यों नहीं किया? इतने सबूत काफी थे। वो इसलिए माखनलाल क्योंकि वो सच बोल रहा था। आपको कैसे पता? माखनलाल, बॉडी लैंग्वेज नाम की भी कोई चीज होती है। जब भी कोई इंसान कोई मनगढ़ंत कहानी बनाता है तो उसे सोचने में टाइम लगता है। वो बीच में जरूर कुछ देर बाद करते करते रुक जाएगा, पर रुद्र कहीं भी नहीं रुका। और एक चीज और है, जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो अपने होठ चबाने लगता है, पर रुद्र ने एक बार भी अपने होठ नहीं चबाए। अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी अब। समीर और पीयूष रुद्र के कमरे में थे, तभी समीर का फोन बजता है। समीर फोन उठाता है और कहता है, हेलो। जी सर। जी नहीं सर, मैं काम पर ही हूँ सर, बस 1-2 दिन में आ जाऊंगा। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वहां पर नहीं आ पाया। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सर प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं बस 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। इतना कहते हुए समीर फोन काट देता है और उदास होकर बेड पर लेट जाता है। क्या हुआ समीर? अभी थोड़ी देर पहले तो तू उठा के मारा था, अब यूं मुंह फुलाकर क्यों बैठ गया? पीयूष ने कहा। कुछ नहीं यार, बस बॉस का फोन था। क्या बॉस? पर तू तो फोटोग्राफर है ना, तेरा कौन बॉस? भाई तुझे क्या लगता है हम आर्टिस्ट लोगों का कोई बॉस नहीं होता क्या? वक्त के साथ सब बदल रहा है। एक इंटरनेशनल फोटो एग्जीबिशन होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए मुझे बेंगलुरु जाना है। यदि नहीं गया तो ग्रुप से निकाल दिया जाऊंगा, और मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। अच्छा हाँ यार, यहाँ रुद्र की शादी में ऐसा फंसा कि भूल ही गया कि दुनिया और भी है मेरी। सही कह रहा है यार, बहुत दिन हो गए यहाँ रुकते हुए, अब हमें शायद अपने अपने घर वापस चले जाना चाहिए। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, रुद्र पुलिस स्टेशन से वापस आ जाए, फिर उससे बात करते हैं। हाँ ठीक है। अर्जुन रुद्र की माँ के साथ हॉल में बैठा हुआ था। हॉल में रुद्र के पिता तेज बहादुर की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें वो अपने हाथों में राइफल पकड़े हुए थे। हरे रंग का कुर्ता और लाल रंग की धोती पहने हुए थे। चेहरे पर मुस्कान और बड़ी बड़ी मूछें थी जो मुड़ी हुई थीं। वो अपनी मूछों पर एक हाथ से वैसे ही ताव दे रहे थे जैसे पुराने जमाने में कोई राजा देता था। अर्जुन बार बार उसी पेंटिंग को देखे जा रहा था। तभी उसके मन में एक सवाल आता है और वो रुद्र की माँ से पूछता है, आंटी जी ये रुद्र के पिताजी की पेंटिंग है ना? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, दिख नहीं रहा हमारा रुद्र उन पर ही तो गया है। हाँ सही कहा आपने, पर मैं जानना चाहता था ये पेंटिंग हाथ से बनाई गई है क्या? हाँ बेटा, उस समय हमारे गांव में लोगों की फोटो खींचने की जगह अपनी पेंटिंग बनवाना ज्यादा पसंद होता था, और रुद्र के पापा तो कुछ ज्यादा ही पसंद किया करते थे। पर जब से डिजिटल कैमरा आया है, आधे से ज्यादा कलाकारों को तो बेरोजगार ही कर दिया है। इसलिए अब कोई हाथ से पेंटिंग नहीं बनवाता और पेंटिंग बनाने की कला लुप्त होने जा रही है। हाँ सही कहा आपने आंटी जी, हमारे देश की तरक्की कई लोगों का रोजगार खा गई है। वैसे ये फोटो किसने बनाई थी ये तो मुझे याद नहीं, पर जिसने बनाई थी अब वो जिंदा नहीं है। वो बहुत पहले मर चुका था, वो ज्यादा बुजुर्ग था ना। अच्छा,
पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? वो इसलिए आंटी जी, यदि वो जिंदा होता तो उसके हाथों हम गौरी की पेंटिंग बनवा लेते। आप जैसे जैसे उसे बताती जाती वो वैसे वैसे गौरी का चेहरा बनाता जाता। आपको तो उसका चेहरा याद ही होगा ना? हाँ बेटा याद है। मैं गौरी जैसी खूबसूरत लड़की का चेहरा कभी नहीं भूल सकती। वो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस गांव में अब कोई ऐसा चित्रकार नहीं होगा जो आपके बताए हुए चेहरे के अनुसार गौरी की पेंटिंग बना सके। हाँ बेटा तुमने सही कहा, इस गांव में ऐसा कोई चित्रकार नहीं है। अर्जुन और रुद्र की माँ आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अनन्या आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, ऐसा चित्रकार गांव में भले ही ना हो पर हमारे घर में जरूर है जो आंटी जी के बताए अनुसार पेंटिंग बना सके। कौन? अर्जुन और रुद्र की माँ ने एक साथ हैरान होते हुए कहा। जल्दी बताओ अनन्या, उसकी मदद से हम गौरी की पेंटिंग बना सकते हैं, और यदि एक बार गौरी मिल गई तो सारे किस्से सुलझ जाएंगे। कौन है वो अनन्या जो पेंटिंग बना सकती है? अर्जुन ने कहा। भूल गए, कॉलेज में उसे लाइव पेंटर के लिए फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ यार, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो जल्दी बुलाओ तन्वी को। कहाँ पर है वो? वो स्वाति के साथ ऊपर वाले कमरे में है शायद, अनन्या ने कहा। तो फिर जल्दी चलो। अर्जुन, अनन्या और रुद्र की माँ ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। जब वो लोग स्वाति के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तन्वी स्वाति की चोटी बना रही थी। स्वाति नीचे बैठी हुई थी और तन्वी पलंग पर बैठकर उसकी चोटी बांध रही थी। अरे तू यहाँ पर बैठी है और हम तुझे नीचे ढूंढ रहे हैं, अनन्या ने कहा। क्यों, क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तन्वी बेटा, बस हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, रुद्र की माँ ने कहा। कैसी मदद आंटी जी, बताइए। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी। तन्वी, तुम्हें गौरी का स्केच बनाना है, आंटी जी तुम्हें बता दी जाएंगी और तुम वैसी बनाती जाना, अर्जुन ने कहा। पर अर्जुन, मुझे पेंटिंग छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता मैं पेंटिंग बना पाऊंगी। तन्वी, कलाकार भले उसकी कला का साथ छोड़ दे पर उसकी कला कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। तुम एक बार ब्रश उठाकर तो देखो, फिर देखना कैसे ब्रश तुम्हारा हाथ थामते हैं। नहीं अर्जुन, समझो प्लीज। तन्वी मान जाओ, यही एक तरीका है गौरी की फोटो बनाने का। यदि वो बन गई तो गौरी को पुलिस वाले आराम से ढूंढ सकते हैं। प्लीज बेटा मान जाओ, रुद्र की माँ ने कहा। ठीक है आंटी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि मैं पेंटिंग बना पाऊंगी या नहीं। बेटा तुम एक बार कोशिश तो करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जरूर बना लोगी। ठीक है, पर पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 2H, HB, 3B की पेंसिलें, कलर, पेंटिंग शीट और पेंटिंग स्टैंड भी चाहिए होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए दीदी, वो सब है मेरे पास। मुझे भी पेंटिंग करने का शौक है, पर अभी उतनी अच्छी नहीं आती। इतना कहते हुए स्वाति अपनी जगह से उठती है और कबर्ड से पेंटिंग स्टैंड, शीट और कलर निकालती है और तन्वी को लाकर दे देती है। रुद्र जिप्सी से वापस घर जा रहा था। जिप्सी चलाते चलाते वो एक गहरी सोच में डूब गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रुद्र सोच रहा था कि भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई और मैंने उसी रात के 2 बजे उसकी मौत का सपना देखा था। कहीं मेरा सपना एक सपना ना होकर हकीकत तो नहीं, और सपने में मेरी बचपन की फोटो जो मैंने उस भिखारी के हाथ में देखी थी वो अजय को इन्वेस्टिगेशन में कैसे मिल सकती है? कहीं मेरे सपने सच तो नहीं हो रहे, या फिर कहीं मैं वो तो नहीं देख रहा हूं जो होने वाला है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई इत्तेफाक है। तन्वी रुद्र की माँ के बताए अनुसार गौरी का स्केच बनाई रही थी कि तभी वहां पर समीर और पीयूष आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? तन्वी, आंटी जी का स्केच बना रही हो, एक मेरा भी बना दो ना, पीयूष ने कहा। बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फोटो बनाई जाती है तो उसे बगल में नहीं बल्कि सामने रखते हैं। तू ना हमेशा बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा, अनन्या ने कहा। चल अब तू मुझे मत सिखा, समझी? तुझे खुद को तो कुछ आता नहीं है, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। अच्छा, जैसे तुझे तो बहुत कुछ आता है, तो उससे अच्छी पेंटिंग तो छोटे बच्चे बनाते हैं। चल रहने दे, पता ही है कौन अच्छी बनाता है कौन बुरी। पीयूष और अनन्या की बातें सुनकर तन्वी डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है, यार ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे शांति से पेंटिंग बनाने दोगे या नहीं? सॉरी तन्वी, हम भूल गए थे, तुम स्केच बना रही हो, अनन्या और पीयूष ने एक साथ कहा। तन्वी बहुत कोशिश कर रही थी गौरी की आंखें बनाने की, पर नहीं बना पा रही थी। उस कमरे में जमीन पर बहुत सारे पेपर फटे हुए थे जो तन्वी ने फाड़े थे पेंटिंग बना बनाकर। तन्वी चिढ़ जाती है और अपनी पेंसिल नीचे रख देती है। तन्वी अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ने लगती है। क्या हुआ तन्वी, आर यू ऑलराइट? अनन्या ने कहा। हाँ यार मैं ठीक हूँ, तुम सब प्लीज एक काम करोगे, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, बस आंटी जी यहाँ पर रह सकती हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, हम चले जाते हैं,
अर्जुन ने कहा। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी तन्वी कहती है, सुनो अनन्या, एक गिलास पानी ला दो ना। ठीक है, अभी ला देती हूँ। थोड़ी देर में अनन्या एक गिलास में पानी लेकर तन्वी को दे देती है और वहां से चली जाती है। तन्वी पानी का एक घूंट पीती है और नई शीट पेंटिंग स्टैंड पर लगाती है और फिर से गौरी का स्केच बनाने में मसरूफ हो जाती है। तो आंटी जी, क्या बताया था आपने? उसकी आंखें कैसी दिखती थी? बेटा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, गोल भूरे रंग की तरह। अच्छा, और उसकी आईब्रो कैसी थी? बेटा, पतली थी। रुद्र की माँ तन्वी को गौरी का रूप बताते जा रही थी और तन्वी उसका स्केच बनाती जा रही थी। स्केच बनाते बनाते तन्वी कॉलेज की यादों में खो जाती है और उसको याद आता है वो पल जब उसके कॉलेज में लाइव पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था और वो एक दिन पहले रुद्र के साथ उसके रूम पर लाइव पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कर रहे हो रुद्र? कितना हिल रहे हो? अगर ऐसे हिलते रहोगे तो मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट पेंटिंग कैसे बनाऊंगी? तन्वी, पेंटिंग तो आंखें बंद करके बनाई जा सकती है। बस एक बार ऑब्जेक्ट को मन में बसा लो, फिर चाहे वो कितना भी हिले, हमेशा अपने मन में उस ऑब्जेक्ट की वो इमेज बना कर रखो। अच्छा, जरा बताना कैसे? रुको, अभी बताता हूँ। इतना कहकर रुद्र तन्वी के पास जाता है और उसके गले पर बंधा स्कार्फ खोलने लगता है। तभी तन्वी एकदम से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम रुद्र? अरे रुको बाबा, बताता हूँ। नहीं रुद्र, मेरा स्कार्फ मत खोलो। तन्वी रुद्र को बार बार मना कर रही थी कि उसका स्कार्फ मत खोल, पर रुद्र तन्वी की बात नहीं मान रहा था। तन्वी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर कहती है, रुद्र, मैंने कहा ना, मेरा स्कार्फ मत खोलो। ओके बाबा, ओके। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे करियो जैसे वो हातिम ताई में उस जादूगर की जान उसके तोते में रहती है, वैसे ही तुम्हारी जान तुम्हारे स्कार्फ में, जो हमेशा 24 घंटे तुम्हारे गले में बंधा रहता है। हाँ, यही समझ लो रुद्र। और कुछ बोलना है तुम्हें या हो गया? ये झगड़ा करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना, कि मैं शांति से प्रैक्टिस कर सकूं, इसलिए यहाँ बुलाया था। सॉरी बाबा, सॉरी। तुम नाराज हो गई हो। तुम लड़कियां ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। क्या करें, तुम लड़के काम ही ऐसे करते हो। चलो, अब मैं जो बोलता हूँ पहले वो करो। इस चेयर पर बैठो। तन्वी उस चेयर पर बैठ जाती है। तन्वी कॉलेज बैग के पास ही उसका दुपट्टा रखा हुआ था। रुद्र दुपट्टे को उठाता है और तन्वी की आंखों पर बांधने लगता है। अब तुम ये क्या कर रहे हो रुद्र? तन्वी, प्लीज 2 मिनट चुप। रुद्र तन्वी की आंखों पर उसका दुपट्टा बांध देता है। तन्वी, अब पेंसिल उठाओ। रुद्र, तुम पागल हो रहे हो क्या? ये आंख पर पट्टी बांधकर कैसे पेंसिल उठा लूं मैं? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही तो टास्क है तन्वी। अपने राइट हैंड को हल्का सा उठाओ, तुम्हारे जस्ट बगल में ही पेंसिल रखी है। ठीक है। तन्वी अपना राइट हैंड उठाती है और साइड ले जाने लगती है। वहां पर कांच का पानी का बाउल रखा था। तन्वी का हाथ उससे लग जाता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है और उसकी गिरती आवाज आती है, काच। रुद्र, क्या टूट गया? मैंने कहा ना, मुझसे सब नहीं हो पाएगा। तन्वी, कुछ नहीं, बस पानी का बाउल था और तुमसे होगा, देखना, तुमसे जरूर होगा। तुम्हें अपने आप ही पल भर में भरोसा नहीं है, पर तुम मुझ पर तो भरोसा है ना? हाँ रुद्र, मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तो प्लीज तन्वी, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो। रुद्र, तुम बोलते हो तो ठीक है। तन्वी, अपने हाथ को हल्का सा राइट लो और पेंसिल उठाओ। ठीक है। तन्वी अपना हाथ उठाती है और पेंसिल उठाने की कोशिश करने लगती है। उसका हाथ कभी स्टूल पर रखे कलर से टकरा रहा था तो कभी बार बार पानी से। बहुत मुश्किल करने के बाद वो पेंसिल उठा लेती है। शाबाश, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो। तन्वी, तुम्हारे ठीक सामने पेंटिंग शीट रखी हुई है। अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाओ और शीट को अपने हाथ से पहले नापो। क्या? तन्वी, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज पहले वो करो। क्या? वो बाद में कर लेना। ठीक है बाबा। तन्वी अपना हाथ आगे करती है और पेंटिंग स्टैंड पर लगे शीट को अपने हाथ से नापती है। अब सुनो, अपने हाथ को सीट से आधे पर ले जाओ और पहले हम उसकी आंखें बनाएंगे। ठीक है? उसकी आंखें ज्यादा बड़ी नहीं हैं, एक छोटी मछली के शरीर की तरह हैं और उसकी आंखों की पुतलियां मछली की आंखों की तरह हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम रुद्र? तन्वी, मैंने कहा ना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। मेरे शब्दों को महसूस करो और इमेजिन करो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है? जैसा जैसा रुद्र बोल रहा था तन्वी वैसा वैसा कर रही थी। 3 घंटे के अंदर पेंटिंग बन जाती है। तन्वी, अब पेंटिंग बन गई है, अब उसमें कलर भरने की बारी है। अब तो मैं आंखों की पट्टी खोल लूं? बिना उसके कलर कैसे भर सकती हूँ रुद्र? नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब खोल लेना। तुम्हारे राइट साइड में ही स्टूल पर नीला रंग रखा है, अपने अंगूठे पर उसे लगाओ। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। हाँ तन्वी। तन्वी बहुत कोशिश के बाद अपने अंगूठे पर नीला रंग लगा लेती है और कहती है, अब उसे अपनी आंखों के पास लाओ। क्या? हाँ तन्वी, आंखों के पास लाओ। तन्वी अपना अंगूठा अपनी आंख के पास लाती है। अब उसे 90 डिग्री पर सीधे सीधे ले जाओ। रुद्र, तुम मुझसे पेंटिंग बनवा रहे हो या ईडी की ड्राइंग शीट बनवा रहे हो? अरे करो ना बाबा, जैसा मैं बोल रहा हूँ। रुद्र जैसा जैसा बोल रहा था तन्वी वैसा वैसा किए जा रही थी। 1 घंटे के अंदर पेंटिंग में रंग भर जाते हैं। हाथों से रंग भरने के कारण तन्वी के पूरे हाथ कलर से रंग जाते हैं। अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? हाँ, अब खोल सकती हो। पता नहीं तुमने मुझसे क्या बना दिया, मुझे पूरा यकीन है तुमने सब बर्बाद कर दिया होगा। तन्वी ने अपनी आंखों पर बंधे दुपट्टे को खोलते हुए कहा। जब तन्वी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें
खुली की खुली रह जाती हैं। रुद्र ने तन्वी के हाथों उसी की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई थी। तन्वी की पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही थी। नीली आंखें, बालों का रंग सुनहरा, तन्वी की पूरी पेंटिंग रंग बिरंगे कलरों से भरी हुई थी। ये क्या रुद्र, तुमने तो मेरी पेंटिंग बनवा दी, ये कैसे किया तुमने? मैंने कहा ना, बस ऑब्जेक्ट को मन में बसाना है, और तुम तो मेरे दिल में पहले से ही बसी हुई हो तन्वी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कल कंपटीशन में मैं तुम्हारी फोटो बनाऊं, है ना, क्योंकि तुम मेरे दिल में बसे हो? नहीं तन्वी, तुम वो पेंटिंग बनाओ जो लोगों के दिल में बस जाए। रुद्र, पर कल लाइव पेंटिंग है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या बनाऊंगी। तन्वी, जब तुम आंखें बंद करके इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो तो सोचो आंखें खोल कर कितनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो। कल जब तुम कोई लाइव पेंटिंग बनाओ तो बस पहले ऑब्जेक्ट को अपने मन में बसा लेना, ठीक है रुद्र? अरे तन्वी, बन गई क्या? पीयूष ने कमरे के अंदर आते हुए बोला। पीयूष की आवाज सुनती तन्वी अपनी यादों में बाहर आ जाती है। तन्वी, बनी पेंटिंग? पीयूष, ये पेंटिंग है, कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। पता है मुझे, पर तुम्हें याद है ना तन्वी, तुमने कॉलेज के लाइव पेंटिंग कंपटीशन में मात्र आधा घंटे के अंदर पेंटिंग बना दी थी। हाँ पीयूष, पर तब बात अलग थी। तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। तब क्या तन्वी? अरे मोटे, जब तू कमरे से बाहर जाएगा और तन्वी को फोकस करने देगा तभी तो वो पेंटिंग बना पाएगी, अनन्या ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। हाँ पता है, अब ज्ञान मत दे। सॉरी तन्वी फॉर डिस्टर्बेंस, अब मैं जाता हूँ, और अब तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद आवाज नहीं दे देती। इतना कहकर पीयूष कमरे से जाने लगता है। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ, अनन्या ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। तन्वी वापस से गौरी की फोटो बनाने में लग जाती है और फिर एक बार ब्रश चलाते चलाते उसको याद आता है कॉलेज कंपटीशन का वो दिन जब वो यूआईटी कॉलेज के ग्राउंड में थी, जहां पर ढेरों बच्चे बैठकर लाइव पेंटिंग बना रहे थे। राइट साइड में की सेंट्रल लाइब्रेरी थी और लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। तन्वी ने पेंटिंग बनाकर जमा कर दी थी और अब फैसले की घड़ी थी। इस कंपटीशन में 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। आप सभी ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई, पर प्रतियोगिता होती है और कोई एक ही ट्रॉफी का हकदार होता है। आप आज में से कोई भी जीते, पर हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी प्रतियोगिता में या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, हारते कभी नहीं। और आप भी अपने मन में आज यही बनाए रखना, आज आप में से कोई नहीं हारेगा। यहाँ या तो कोई जीतेगा या कोई सीखेगा। हमारे जज ने 3 लोगों को फाइनल किया है, जिसमें से किसी एक को चुना जाएगा। मैं चाहूंगा कि अपूर्वा शुक्ला, पूजा दरियानी और तन्वी राय स्टेज पर आए। स्टेज पर खड़े एंकर ने कहा। तीनों लड़कियां स्टेज पर आती हैं, जिसमें से एक तन्वी थी। तन्वी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठे जज ने कहा। जी सर, तन्वी ने माइक पकड़ते हुए कहा। आपको पता है ना कि यहाँ पर लाइव पेंटिंग करनी थी? हाँ सर। तो आपने लाइव पेंटिंग कहाँ की है? आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है पर लाइव नहीं है, दूसरे जज ने कहा। सर, मेरी पेंटिंग लाइव ही है। कैसे? अपूर्वा ने स्टूडेंट्स की पेंटिंग बनाते हुए पेंटिंग बनाई है और पीछे आपके कॉलेज की बिल्डिंग भी दिख रही है। पूजा ने खुद हम तीनों जज की यहाँ बैठे हुए पेंटिंग बनाई है, और आपकी पेंटिंग में एक बच्चा है जो पेड़ से बंधे झूले पर है और उसके माँ बाप बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये कोई सामाजिक पेंटिंग होती तो आपकी पेंटिंग को जरूर प्राइज मिलता, पर यहाँ आपको लाइव पेंटिंग बनानी थी, सामाजिक नहीं। सर, मैंने लाइव पेंटिंग ही बनाई है। आपने यहाँ बैठे हुए सिर्फ इतना ही नोटिस किया कि बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं, और यूआईटी की जो बिल्डिंग के पीछे है वो आपने नोटिस नहीं किया कि बिल्डिंग बनाई किसने। सर, आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए, वो बच्चा अभी भी कड़ी धूप में झूले पर है और उसके माँ बाप काम कर रहे हैं। सब लोग लेफ्ट साइड देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि वो मजदूर अभी भी वहीं पर थे और काम कर रहे थे। आपने ये सब कैसे नोटिस किया? हमारी तो उस तरफ नजर ही नहीं गई, जज ने कहा। बस सर, किसी ने मुझसे कहा था यदि किसी की भी आपको पेंटिंग बनानी है तो बस उसे दिल में बसा लो, और मैंने वही किया। तन्वी ने नीचे स्टेज के पास खड़े रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, और इसी के साथ पूरा यूआईटी ग्राउंड तालियों के साथ बज उठता है और लाइव पेंटिंग का फर्स्ट प्राइज तन्वी को मिलता है।